Hey Ji, today we are going to start fourth chapter of class 10th globalization and the Indian economy। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है in which the integration the economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of trade capital and movement of person across borders। देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है और इसमें व्यापार का, पूंजी का और लोगों का मूवमेंट किया जाता है, आवागमन होता रहता है अक्रॉस बॉर्डर, सीमाओं के बाहर। देखिए आज एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। Gone are the days when ambassadors and Fiat were the only cars on Indian roads. Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to processed fruit juice। देखिए आज हम लोग अपने देश में बाहर वाली चीज़ों को देखते हैं, बाहर वाले देशों की बनी हुई चीज़ों को देखते हैं और भारत की जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में देखी जाती हैं। ये जो भी प्रोसेस है ये सिर्फ वैश्वीकरण के द्वारा, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इससे जो है देश में एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। अब देखिए जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ता चला गया, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता चला गया, तो इससे क्या है, एक देश में जो प्रोडक्शन किया जाता था उसने अपने देश की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके दूसरे देशों में भी ट्रेड होना शुरू हो गया था। और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़। अब देखिए काफ़ी सारे खाने का जो सामान है और अंतिम जो वस्तुएं हैं वो भी अपने देश के बाउंड्री से बाहर दूसरे देशों में बेची जाती हैं। कॉलोनीज सच एज इंडियन एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ्स इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड। अब जब भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना था तो यहाँ पे कच्चा माल जो था उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, इसका निर्यात किया जाता था, और जो फाइनल गुड्स थी, फिनिश्ड गुड्स थी, अंतिम वस्तुएं थी, उनको आयात किया जाता था। और इन सब के लिए ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज, और इन सब के लिए व्यापार जो है वो एक मेन श्रृंखला थी जो कि दूर बसी हुई कंट्रीज़ को, देशों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता था। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। और ऐसा किसके कारण हुआ ऐसा मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस के कारण ऐसा हो पाया था। मल्टी नेशनल मीन्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इनको कहा जाता है। अब ये क्या होती हैं, एक एमएनसी जो है वो क्या होती है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? अ एमएनसी कंपनी दैट owns or control production in more than one nation। MNC set up offices and factories production in region where they get cheap labor and other resources. This is done so that the cost of production is low and the MNCs earn greater profit। अब देखिए MNC एक ऐसी कंपनी होती है जिसका एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करती है ये, जहाँ पे इनको सस्ती मज़दूर मिल जाते हैं और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन है, वो भी इनको अवेलेबल हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उत्पादन की जो लागत आती है वो कम हो सके और एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और एमएनसी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। तो एमएनसी क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जिसका एक से ज़्यादा नेशन में प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है, एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। MNC is not only selling its finished products globally but more important the goods and services are produced globally। अब देखिए MNC सिर्फ अपना जो उसका अंतिम उत्पाद है यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उसके, सिर्फ उन्हीं को नहीं बेचती, बल्कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है
कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का भी उत्पादन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का भी उत्पादन किया जाता है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। और इस प्रकार से मतलब इतने हाई लेवल के ऊपर, इतने स्तर के हाई स्तर पे काम करने के लिए कंपनीज जो हैं उनको बहुत ही जटिल तरीक़ों से काम करना होता है ताकि उनका प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो बढ़ जाए। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। अब इसके लिए जो एक एमएनसी है वो क्या करती है, अपना उत्पादन प्रक्रिया के लिए छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे भागों में अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना जो है वो सस्ता एक लोकेशन प्रोवाइड करती है जहाँ पे विनिर्माण कार्य किया जा सके। मेक्सिको एंड यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन द यूएस एंड यूरोप। और मेक्सिको जो है उसकी यूएसए और यूरोप के पास मार्केट, बाजार जो है वो उपलब्ध है जिससे इनको हेल्प मिल जाती है। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। और भारत के पास कुशल इंजीनियर हैं जो कि सारे के सारे जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। और यहाँ पे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले युवा भी हैं जो कस्टमर केयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन्स 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी। और इन सब से एमएनसी जो हैं उनको लागत में 50 से 60% तक की बचत हो जाती है। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। और इन सब लाभों के कारण ही ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। नाउ ट्रेड अक्रॉस द बाउंड्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कंट्रीज के बाहर, देशों के बाहर उत्पादन। इन जनरल एमएनसीज सेट अप प्रोडक्शन वेयर it is close to the market, where there is skilled and unskilled labor available at low cost and where the availability of other factors of production is assured। देखिए, एक एमएनसी अपना व्यवसाय, मतलब एक जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अपना उत्पादन ऐसी जगह पर शुरू करती है जहाँ पर उसे सारी की सारी जो सुविधाएं होती हैं वो मिल जाती हैं। यानी कि क्लोज टू द मार्केट, बाज़ार की उपलब्धता होनी चाहिए और कौशल, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर होनी चाहिए। वहाँ पे जो निपुण मजदूर हैं वो होने चाहिए और वो भी लो कॉस्ट पे, कम कीमत पर। और इसके अलावा जो अदर रिसोर्सेज हैं, अदर फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें अगर एक एमएनसी के लिए अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पर वो अपनी कंपनी सेटअप कर सकती है। एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। और इसके अलावा एक एमएनसी जो है वो मोस्टली जो सरकार होती है उसकी नीतियों के बारे में भी देखती है कि अगर सरकार की नीतियाँ उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए लाभदायक हैं तभी वो अपनी फैक्ट्रीज़ को ओपन करती है। Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building, machines, and other equipment is called investment. Investment made by MNCs is called foreign investment। देखिए, इसमें क्या होता है, जब एक एमएनसी ऐसी ही जगह पर अपना फैक्ट्रीज़ और अपना ऑफिसेज ओपन करती है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है और इसके अलावा जितनी भी मनी, जितना भी धन उसके द्वारा भूमि को, इमारतों को, मशीन्स को और दूसरे उपकरणों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और किसी भी एमएनसी के द्वारा जो भी निवेश किया जाता है उसको विदेशी निवेश कहा जाता है। एनी इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। और कोई भी इन्वेस्टमेंट तब किया जाता है जब उनको ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। At time, MNCs set up production jointly with some of the companies of these countries, benefit to the local companies of joint production twofold। और कभी कभार जो ये प्रोडक्शन किया जाता है MNCs के द्वारा, इसका इनको दोहरा लाभ भी हो जाता है। ये एक तो मतलब
MNC can provide money additional investment like buy machines for faster production, and second MNC might bring that new technology for the production. इसका जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि एक तो एमएनसी अपना जो निवेश करती है इसमें, और दूसरा अपने देश की जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो भी दूसरे देश में लेकर के आती है, जिससे उनका जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन लोगों को मिल जाता है. बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज. परंतु ज़्यादा जो उनका महत्वपूर्ण तरीका है MNC का किसी भी देश में इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का, वो क्या है, इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज. अब ये MNC क्या करती है, ये जो भी लोकल कंपनीज हैं उनको खरीद लेती है एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, और तब उसके बाद अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती है. MNC विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजली डू सो. और MNC के पास बहुत ज़्यादा धन होता है जिससे वो आसानी से ऐसा कर लेती है. यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है. कारगिल फूड, अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNC, हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज पार्क फूड. अब देखिए, एक कंपनी के बारे में, कारगिल फूड कंपनी है जिन्होंने, इसने क्या किया, भारत की एक कंपनी है पारक फूड कंपनी, जिसको इसने खरीद लिया. पारक फूड हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब पार्क फूड जो कंपनी थी, इसने भारत के अलग अलग भागों में काफ़ी अच्छा बाजार का नेटवर्क बनाया हुआ था, वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड. ऑल्सो पार्क फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल. अब इनके ये जो पारक फूड थे, इसके अपने भी 4 रिफाइनरीज चले हुए हैं जिनका इनके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल था. परंतु इन्होंने, MNC ने अपना इन्वेस्ट करने के लिए क्या किया, उन्होंने इसको अपने नाम से खरीद लिया. पारक फूड जो कंपनी है उसको अपने नाम से खरीद लिया था. और कभी कभार ये क्या करती हैं MNC, दूसरा तरीका और भी है इनका प्रोडक्शन के ऊपर अपना नियंत्रण करने का. पहला तो मैंने आपको बताया कि ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कंपनीज़ को ये लोग खरीद लेते हैं. दूसरा क्या है, लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर. अब ये जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, अपना ऑर्डर जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को दे देती हैं. फॉर एग्जांपल गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड. अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे छोटे उत्पादक होते हैं जो गारमेंट्स का, जूतों का और स्पोर्ट्स आइटम्स का प्रोडक्शन करते हैं. तो दूसरे देश की जो MNCs हैं वो क्या करती हैं, इन लोगों को माल सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दे देती हैं, विच देन सेल दीज अंडर देयर ऑन ब्रांड नेम टू द कस्टमर. और जब, मतलब सामान तो जो छोटे प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, परंतु ये जो सामान है ये सामान बेचा जाता है MNC के ब्रांड के थ्रू. एंड दीज लार्ज MNCs हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंस प्रोड्यूसर. और इसके अलावा MNC के पास ही ये पूरा अधिकार होता है कि वही जो कीमत निर्धारित करता है वही करता है, उस किस किस व्यक्ति को कैसे कैसे डिलीवर करना है और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए और लेबर कंडीशन क्या है. दूर जो उत्पादक हैं उनके लिए जो भी कंडीशंस होती हैं ये सारी की सारी MNCs के द्वारा ही सेट की जाती हैं. Thus we see that there are a variety of way in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe. और इस प्रकार से हमने ये तरीके देखे कि किस प्रकार से जो एक MNC है वो पूरे वर्ल्ड में अपना व्यापार किस प्रकार से फैलाती है. पहला मैंने आपको बताया कि जो लोकल कंपनीज हैं उसको खरीद लेती हैं. दूसरा मैंने आपको बताया कि जो भी, मतलब स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ब्रांड को, उनको अपना ऑर्डर देकर उनके प्रोडक्शन को अपने नेम से ये लोग बेचते हैं. उसके बाद आपके पास आता है मार्केट्स. For a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. In history, you would have read about the trade route connecting India and South Asia to markets both in the East and West, and the extensive trade that took place along these routes. देखिए, आपने फ़ॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा है कि हिस्ट्री में भी जो ये फ़ॉरेन ट्रेड किया जाता था, विदेशी व्यापार होता था, और ये ईस्ट और वेस्ट से लेकर के पूरे सिल्क रूट के द्वारा किया जाता था. As you would remember that it was trading interest
which attracted various trading companies such as the East India Company to India। और ये लोगों के यही व्यापारिक इंटरेस्ट के कारण अनेक लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। ईस्ट इंडिया कंपनी को अट्रैक्ट किया गया इनके व्यापार करने के लिए यहाँ। वट इज़ द In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the markets rise. Prices of similar goods in the two markets tend to become equal, and producers in the two countries now closely compete against each other. Even though they are spread by thousands of miles, foreign trade thus results in connecting the market of इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड का मीन्स क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मीन्स होता है विदेशी व्यापार के द्वारा देश जो है वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं और इससे अलग अलग चॉइसेस की जो चीज़ें हैं वो भी लोगों को मिल जाती हैं। फॉरेन ट्रेड के द्वारा पूरे के पूरे अलग अलग देश के कंट्रीज़ को आपस में जोड़ा जाता है। फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो ये आपको बताया कि फ़ॉरेन ट्रेड क्या होता है। जो भी एमएनसीज़ के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको फ़ॉरेन ट्रेड कहा जाता है। फ़ॉरेन ट्रेड के द्वारा ही एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ अपना व्यापार करता है। और फॉरेन ट्रेड मीन्स विदेशी व्यापार जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इससे हम लोग चीपर रेट पे हमें चीज़ें भी अवेलेबल हो जाती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें पता चल जाता है और एक देश में प्रोड्यूस की जाने वाली चीज़ों को हम लोग अपने देश में भी उनका यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रीज़ को, मतलब यहाँ पे जो वन कंट्री की इकोनॉमी है वो अनदर कंट्री की इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। एक देश का जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। इन द पास्ट 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production। अब पिछले 2 दशकों से जितनी भी MNCs हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसी जगह देखती हैं, ऐसी जगह पे अपनी MNCs सेटअप करती हैं जहाँ पे उनको सस्ते में उनका प्रोडक्शन हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग। और विदेशी निवेश इन MNCs के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और फॉरेन ट्रेड जो है, विदेशी व्यापार जो है वो अलग अलग देशों के बीच में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNC। और विदेशी व्यापार के ऊपर ज़्यादातर MNCs का ही कंट्रोल है। फॉर इंस्टांस द कार मैन्युफैक्चर प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर in India not only produce cars for the Indian market, it also export car to other developing countries। अब देखिए भारत में जो फोर्ड मोटर्स बनाई जाती हैं उनका यूज़ केवल भारत में ही नहीं किया जाता बल्कि दूसरे देशों में भी यहाँ से बनी हुई जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, उनका उपयोग वहाँ पे भी किया जाता है। The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across countries। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन ट्रेड का क्या फ़ायदा हुआ है कि इससे दूसरे देशों के बीच में जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा आपस में बढ़ चुका है। ग्लोबलाइजेशन इज़ दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि देशों के बीच में आपस में व्यापार करने में हेल्प कराता है। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और MNC जो है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। और वैश्वीकरण के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो अलग अलग देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी जो है वो एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। और वैश्वीकरण के कारण ही हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो अब एक दूसरे के पास आ गया है। बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज़
वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। अब देखिए गुड्स के मूवमेंट के अलावा सर्विसेज इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के अलावा एक और तरीका है जिसके द्वारा पूरे के पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ा जाता है। दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्री। और ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों के मूवमेंट के द्वारा, लोगों के आवागमन के द्वारा भी एक तरीका है जिसके द्वारा कंट्रीज़ को आपस में जोड़ा जा सकता है। पीपल यूजली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको कि लोग जो हैं वो क्यों एक कंट्री को छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं? फॉर द बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। अपनी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी आय के लिए और अच्छी लिविंग के लिए लोग दूसरे देशों में जाते हैं। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। परंतु कुछ डिकेड्स पहले लोगों के ऐसे आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता था। मीन्स लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी। और इस बात को, जो ये पाबंदियां लगाई जाती थी, इसको ट्रेड बैरियर कहा जाता था। ट्रेड बैरियर मीन्स व्यापारिक बाधाएं इसको कहा जाता था। ट्रेड बैरियर का लॉस भी होता था, इससे जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते थे। और इसके अलावा उन लोगों को मतलब जो दूसरे देश में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ भी हम लोग नहीं कर पाते थे। इसी को ट्रेड बैरियर कहा जाता है। नाउ फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को अनेबल्ड किया है? फर्स्टली टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसने कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ दिया है। फॉर इंस्टांस द पास्ट 50 years हैव seen several improvement in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. देखिए अब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन हुआ है कि इससे क्या होता है, चीज़ों को, सामान को कुछ ही समय में लंबी दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और even more remarkable have been the development in information and communication technology. In recent time, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax, are used to connect one another around the world to access information instantly and to communication from remote areas. देखिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही अब लोग जो हैं वो हर विषय में जान सकते हैं और पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो न्यूज़ हैं वो एक दूसरे को पता चलती रहती हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। उदारवादी विदेशी व्यापार के प्रति और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? देखिए लेट अस रिटर्न टू एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ टॉयज़, व्हाट वुड हैपन? देखिए मान लीजिए चाइना से कुछ खिलौने भारत में आते हैं और अगर भारत की सरकार इन खिलौनों के आयात पर टैक्स लगा देती है तो इससे क्या होगा? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दिस टॉयज वुड हैव टू पे टैक्सेस ऑन दिस। अब जो लोग इनको आयात करना चाहते हैं उन लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। अब इन टैक्सेस के कारण बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़। अब जो ख़रीदार हैं उनको उन खिलौनों की ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। Chinese toy will no longer be as cheap in the Indian market and imports from China will automatically reduce। और इससे भारत में जो चाइना के सस्ते कीमत के जो खिलौने आते हैं उससे वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगे। अब जब ये टैक्सेस लगाए जाते हैं, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब जब आयात के ऊपर कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, इसको ट्रेड बैरियर बोला जाता है, व्यापारिक बाधाएं इसको कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप। इसको बाधा इस वजह से बोला जाता है कि क्योंकि इसमें व्यापार के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री।
और सरकार जो है वो ट्रेड बैरियर्स तभी लगाती है जब वो ये चाहती है कि विदेशी व्यापार को बढ़ाना है या उसको कम करना है, या इसके अलावा किस प्रकार की चीज़ों को देश में मंगवाना है या नहीं मंगवाना है। अब देखिए, इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो सरकार ने क्या किया, विदेशी व्यापार के ऊपर बैरियर्स लगा दिए थे। अब इनका मेन मोटिव ये था क्योंकि उस समय में हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो इतने योग्य नहीं थे कि वो फॉरेन कंपटीशन को फेस कर सके, विदेशी जो प्रतियोगिता है उसको फेस ये लोग नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों को कंपटीशन से बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, ये ट्रेड बैरियर यहाँ पे लगा दिया था, ताकि जो भी हमारे न्यू प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस न करना पड़े। और इसके अलावा 10 barriers on trade, foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. परंतु कुछ समय के बाद बैरियर्स जो थे उनको हटा दिया गया था और चीज़ें जो थी एक जगह से दूसरी जगह पर आयात और निर्यात की जा सकती थी। और क्योंकि ऐसा इस वजह से किया गया था क्योंकि इनके कारण जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। अब सरकार द्वारा जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियां लगाई जाती हैं इनको हटाया जाना ही लिबरलाइजेशन उदारवाद कहलाता है। और इसके कारण जो ये सरकार ने ये बैरियर्स हटा दिए थे, इससे हमारे देश को भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ था और दूसरी कंट्रीज़ का जो माल था उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो इसके ये हुए थे कि वाइड वैरायटी ऑफ गुड इज़ नाउ अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अब जो हमारे उपभोक्ता थे उनको अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें मिलनी शुरू हो गई थी। न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड इन इंडस्ट्रीज़। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में नई नई नौकरियाँ पैदा हो रही थी। लोकल कंपनीज हैव प्रॉस्पर्ड थ्रू सिंप्लाइजिंग सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज़। और लोकल कंपनीज जो थी वो भी समृद्ध हो रही थी क्योंकि वो अब कच्चा माल जो है वो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रही थी। टॉप इंडियन कंपनीज हैव बेनिफिटेड फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। और भारत की जो टॉप कंपनीज थी उनका दूसरी कंट्रीज़ के साथ मेल हो गया था, जिसके से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिला था। और उसके अलावा इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुए थे। ग्लोबलाइजेशन में नॉट हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इससे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट था वो उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका, और इसके कारण काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज़ हो गई थी और लोग जो थे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो इस समय में पूरे के पूरी कंट्रीज़ के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, WTO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको कहा जाता है। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. There should be no barriers. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. अब ये संगठन क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का व्यापार पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो कंट्रीज़ के बीच में आज़ादी से किया जाना चाहिए और हर एक देश को उदारवादी नीतियाँ ही अपनानी चाहिए ताकि एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से मिलकर के व्यापार कर सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। और WTO जो है एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना है। और WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दोज रूल्स आर
At present 164 countries of the world are currently member of the WTO। देखिए, एक ऐसा संगठन इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि सारे के सारे जो भी रूल्स बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड व्यापार संगठन के द्वारा उन सबको फॉलो किया जाए। और एट प्रेजेंट में WTO के 164 मेंबर्स हैं। Though WTO is supposed to allow free trade or all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। WTO ने के अनुसार कहा, WTO के अनुसार कि व्यापार जो है वो फ्रीली होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। बट कुछ हमारी जो विकसित कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने व्यापार में गलत तरीके से कुछ बैरियर्स लगा देती हैं। तो दूसरे और WTO जो है रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर। WTO जो है वो जितनी भी विकासशील कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनको ये सभी प्रकार के ट्रेड बैरियर हटाने के लिए बाध्य करता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके थ्रू क्या होता है, फॉरेन गुड्स का हम लोग यूज़ कर लेते हैं और इससे जो है जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिससे वो अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इसके अलावा लोअर प्राइसेस पे उनको वो लेबर मिल जाती है। और अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। हमारे जो उत्पादक हैं और जो वर्कर्स हैं उन सब के ऊपर इनका वैश्वीकरण का एक समान इफेक्ट नहीं पड़ा है। MNCs have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them। अब 20 ईयर से MNC जो है वो भारत में निवेश कर रही है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिल रहा है। MNCs have been interested in industries such as cell phone, automobiles, electronics, soft drinks, fast food और services such as banking in urban areas। MNCs ने इन सभी उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, क्योंकि इन उत्पादकों के बहुत बड़ी संख्या में खरीदार हैं। अब स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब सरकार कौन कौन से स्टेप उठाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप उठाती है। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अब ये जो स्टेप है ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 में भी और 5 में भी। इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप। सबसे पहले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्थापित किए जाते हैं। सेज आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। सेज ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, क्रिएशन एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। Companies who set up production units in the SEZ do not have to pay taxes for an initial period of 5 year। जो भी कंपनीज सेज में अपनी कंपनीज लगाती है, प्रोडक्शन करती है, उनको शुरू के 5 सालों में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इसके अलावा कंपनीज़ जो है वो वर्कर्स को हायर करती हैं और उनका जो वेजेस होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, मीन्स उनको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित किया जा सके। ग्लोबलाइजेशन Top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in new technology and production method and raised their production standards. Some have gained from successful collaboration of foreign companies। अब देखिए भारत की जो कुछ कंपनीज़ हैं, टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ा है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ इससे हुआ है। नई टेक्नोलॉजी उन लोगों को उसके बारे में पता चला है और उनका जो प्रोडक्शन था उसका स्तर भी बढ़ गया है। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज़। और भारत की कंपनीज़ जो हैं उनको दूसरी कंपनीज़ के साथ
सहयोग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू मर्ज एज मल्टीनेशनल दमसेल्स। अब वैश्वीकरण के कारण भारत की कुछ कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बदल गई हैं। दैट इज़ टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फेस्टनर्स, nuts and bullets. Globalization has also created new opportunities for companies provide services, particularly those involving IT. अब वैश्वीकरण नए नए अवसर प्रदान करता है कंपनीज में जिसमें लोगों को सर्विसेज मिल जाती हैं। द इंडियन कंपनीज प्रोड्यूसिंग अ magazine for the London based company and call centers are some example. Beside a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. The conditions of work and the hardship of workers described above have become common to many industrial units and services in India. Most workers today are employed in the unorganized sectors. ज़्यादातर जो हमारे कर्मचारी हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिसके कारण उनकी काम करने की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं, अच्छी नहीं है। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ द वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब जैसे जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क की जो कंडीशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसके कारण अब इसका कुछ भाग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मतलब लोगों को काम करने के अवसर मिल रहे हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे इंजॉयड अर्लियर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि सुशीला काम करती थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सुरक्षा और किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। नाउ समिंग अप, इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारा जो चैप्टर है हमने इसमें पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, MNCs के बारे में पढ़ा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार ये लोगों को ट्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।